नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं परवीन। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी के लिए बिछा रेड कारपेट। ब्राजील में पीएम मोदी के सम्मान से शी जिनपिंग नाराज। ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने से चीन का इनकार। एससीओ बैठक के दौरान भारत रूस के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात। S-400 आपूर्ति और Su-30 MKI अपग्रेडेशन पर हुई खास बातचीत। भारत के साथ बड़ी ट्रेड डील करने का ट्रंप ने किया दावा। घट सकता है टैरिफ। 41 लाख करोड़ से भी ज्यादा का होगा फायदा। ईरान इजराइल जंग में सीजफायर के बाद सामने आए खामनेई, बोले ईरान नहीं करेगा सरेंडर, अब हमला किया तो अमेरिका को मिटा देंगे। कोलकाता में लॉ कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप, पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। बीजेपी बोली बंगाल में महिलाओं के खिलाफ नहीं रुक रहे हैं अपराध। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। पीएम मोदी अगले हफ्ते ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अपने 5 देशों की यात्रा में ब्राजील के अलावा मोदी घाना, त्रिनिदाद, टोबैगो और अर्जेंटीना, नामीबिया की यात्रा पर भी जाएंगे। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट में हिस्सा नहीं लेंगे। ब्राजील 17वां ब्रिक्स समिट जो है वो 6 से 7 जुलाई को होने वाला है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीनी राष्ट्रपति मोदी के जाने पर चीनी राष्ट्रपति को कम तवज्जो मिल सकती है, इसलिए उन्होंने समिट से दूरी बना ली है। यानी पीएम मोदी के सम्मान में जो ब्राजील ने किया है उससे नाराज है शी जिनपिंग। देखिए, वहां स्टेट डिनर बुलाया गया है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, क्योंकि ब्राजील हिंदुस्तान का मित्र है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को वहां पर रिसीव किया जा रहा है उससे मिर्ची लग गई शी जिनपिंग को। ये मिर्ची बचा के रखना चाहिए, क्योंकि हर जगह शी जिनपिंग के साथ अब यही होने वाला है। एक कुटिल कूटनीति और एक विश्वास और आदर्शों पे टिका हुआ रणनीति, ये फर्क है हिंदुस्तान और चीन के अंदर। चीन हर जगह दूसरे देशों के साथ रिश्ता रखता है, वहां कैसे उसको लूटा जा सके, कैसे कर्ज के तले उसको दबाकर वहां की नीतियों को अपने फेवर में कर सके, इस तरह की कूटनीति, इस तरह की रणनीति पे काम करता है। और धीरे धीरे चीन का ये काला चेहरा, ये वामपंथियों का ये जो वायरस है, उसको दुनिया पहचान रही है। और इसलिए ब्रिक्स समिट, आप ये समझिए कि 35% जो ट्रेड है पूरी दुनिया का, ये ब्रिक्स जो समूह है, ये EU और नाटो से भी बड़ा है। ये इतना बड़ा समूह है कि जो 35% दुनिया के ट्रेड के ऊपर कम कंट्रोल करता है। अब आप नहीं जा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो भाई? आपको खुद देखना चाहिए। वहां तो प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, न सिर्फ ब्राजील जा रहे हैं, वो ट्रिनिडाद टोबैगो जाएंगे। आपको देखने को मिलेगा वहाँ भोजपुरी इंडियन सारे लोग वहाँ पे मिलेंगे। अर्जेंटीना जा रहे हैं, अर्जेंटीना के साथ प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद रिश्ते बिल्कुल अलग हुए। नामीबिया भी जा रहे हैं वो। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल पॉलिटिक्स के, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के वो सुपरस्टार हैं। शी जिनपिंग एक विलेन बन गए हैं। जी, खबरों में आगे बढ़ते हैं। चीन गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान रूस के अपने समकक्ष एंड्री बेलोसोव के साथ मुलाकात की और S-400 सिस्टम, सुखोई 30 MKI अपग्रेड और दूसरे बड़े हथियारों की जल्द खरीद पर भी चर्चा की। प्रेस रिलीज के मुताबिक इस बैठक में दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर बातचीत की, जिनमें मौजूदा भू राजनीतिक हालात, सीमा पार आतंकवाद और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग भी शामिल है। इससे पहले राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून से भी मुलाकात की थी और LAC पर बात हुई थी। विदेश मंत्री S जयशंकर ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस फैसले का भी समर्थन किया जिसमें उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था।
एससीओ में भी राजनाथ सिंह ने झंडे गाड़े हैं। देखिए, राजनाथ सिंह एक मैच्योर पॉलिटिशियन है, कितनी सौम्यता के साथ उन्होंने पाकिस्तान के चेहरे पे ही पाकिस्तान के मुंह पे काली पोत दी। और ये ख्वाजा आसिफ, देयर इज नो मैच। और हुआ क्या वहां हिंदुस्तान ने ज्वाइंट स्टेटमेंट के ऊपर साइन करने से मना कर दिया, इसलिए कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट निकला ही नहीं। वो इसलिए नहीं निकला क्योंकि ये चीन ये चतुराई करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन राजनाथ सिंह के पॉलिटिकल एक्सपीरियंस को ये लोग कम आंक लिए। लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि प्रेस रिलीज दिया गया कि राजनाथ सिंह रशियन डिफेंस मिनिस्टर से जाकर के उन्होंने बातचीत की और SUMKI-30 के ऊपर बातचीत हुई कि जल्द डिलीवरी हो। दो S-400 अभी आना है, उसकी भी डिलीवरी हो। ये तो बात बता दी गई। जो बात नहीं बताई गई वो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के बारे में भी बातचीत हुई। बातचीत ये भी हुई है कि कैसे उस सारे प्रोसेस को एक्सपेडाइट किया जाए, तेजी लाई जाए, जिसके तहत भारत को रूस से S-500 मिलने जा रहा है। आप इस बात को समझिए, हिंदुस्तान ने जिस तरीके से S-400 का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ किया, पूरी दुनिया में इसका परचम लहरा रहा है। सारी दुनिया S-400 खरीदने जा रही है। रूस हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करके वो अलग किस्म की, उसको कह सकते हैं कि वर्चस्व स्थापित करने में कामयाब हो रहा है अपने हथियारों के। और पाकिस्तान के साथ जिसने दोस्ती रखी, चीनी, उनके जो J-10 या J-17 बनाने वाली कंपनियां हैं, जो लोग कुछ ऑर्डर्स दिए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो कह रही कि अब नहीं चाहिए। तो ये तो अलग तरह की कहानी बन रही है। और जानकारी ये भी आ रही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऊपर भी रशियन डिफेंस मिनिस्टर के साथ बातचीत हुई है। जी, खबरों में अब बात डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो भारत के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेड डील करने जा रहे हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हुई बिग ब्यूटीफुल बिल कार्यक्रम में भारत के दरवाजे खोलने की बात कही। ट्रंप का यह बयान चीन के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद सामने आया। व्हाइट हाउस में कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हर कोई चाहता है कि वो ट्रेड डील करे और इसका हिस्सा बने। हम हर देश के साथ डील नहीं करने जा रहे हैं। भारत के साथ एक बड़ी डील, लेकिन उससे पहले चीन के साथ भी समझौता। देखिए, चीन के साथ तो होना ही था, क्योंकि चीन के ऊपर बहुत सारे, देखिए चीन एक ऐसा मुल्क है जहां वो प्रोडक्शन हब है, वो जरूरतों का सामान बनाता है। जब तक आप उसके प्रोडक्शन यूनिट को वहां से बाहर नहीं निकालेंगे, आपको तो डील करना ही पड़ेगा। हिंदुस्तान भी अब धीरे धीरे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन गया है। और ये आप यकीन मानिए, आने वाले 5-7 सालों में हम 2nd या 3rd पोजीशन पे होंगे चाइना के ठीक बाद प्रोडक्शन के क्षेत्र में। लेकिन अभी जो डील हो रहा है, कहाँ मामला फंसा हुआ है? मामला फंसा हुआ है एग्रीकल्चर के ऊपर, मामला फंसा हुआ है वाइन के ऊपर, मामला फंसा हुआ है कार के ऊपर, जहां हिंदुस्तान बहुत सारा टैक्स लगाता है, लेकिन विन विन सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है। हिंदुस्तान ने भी कहा भाई कॉटन गारमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो बांग्लादेश से पहले ज़्यादा जाया करता था अमेरिका, अब वो हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि बांग्लादेश से सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, ब्रांड्स थे, वो हिंदुस्तान आ गए। तो एक विन विन सिचुएशन वो हिंदुस्तान के लिए होने जा रहा है। और ये लग रहा है कि जो डेडलाइन 9 जुलाई तक का दिया गया था, उसमें समय कम है और हिंदुस्तान की टीम ऑलरेडी वॉशिंगटन में है इस डील को पूरा करने के लिए। जी, खबरों में अब बात खामनेई की। ईरान और इजराइल जंग के सीजफायर के बाद सुप्रीम लीडर खामनेई बंकर से बाहर आए और अपनी जीत का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने 12 दिनों की जंग में इजराइल को घुटने पर लाने का दावा किया और अमेरिका पर ईरान की बड़ी जीत का भी दावा कर दिया। इसके साथ ही खामनेई ने साफ कहा कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। अब ईरान पर हमला हुआ तो ईरान भी करारा जवाब देगा। इजराइल के रक्षा मंत्री यहाँ पर कर्ट्ज ने भी ईरान को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान को खतरनाक एनरिच किए गए यूरेनियम को वापस करना होगा, यानी इजराइल ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु बम नहीं बनाने देगा। जिस तरह से खामनेई सामने आए हैं और चेतावनी दिए ट्रंप को, वो क्या है? देखिए, खामनेई अपने देश की जनता को बता रहे थे कि किस तरीके से अमेरिका हार गया और ईरान जीत गया। कारण जो उन्होंने बताया कि अमेरिका ने क्या हासिल किया, कुछ नहीं हासिल कर पाए ये।
उनका ये कहना है कि भाई जिन चीज़ों के लिए उन्होंने हमला किया वो चीज़ तो डिस्ट्रॉय हुआ नहीं, तो हम जीत गए। लेकिन जैसे ही वो सामने आए, इजराइल की तरफ से आ गया बयान कि आप अंदर ही रहो, बाहर नजर आओगे कभी भी मार दिए जाओगे। आपको ढूंढा जा रहा था लेकिन आप छिप गए, बंकर के अंदर घुस गए, और आपने अपने तमाम कमांडर्स के साथ भी कम्युनिकेशन लिंक बंद कर दिया, इसलिए आप बच गए। जब आप बिल्कुल अलूफ हो गए, आप बिल्कुल ट्रेसलेस हो गए, तब हमने वो छोड़ दिया। लेकिन इजराइल ने चेतावनी दी है खामनेई को कि हिजबुल्लाह के चीफ जो है उससे जो है आप सीख करके रखो। वो भी अपनी जान बचाने के लिए बहुत दिन तक अंदर घुसा रहा, लेकिन जैसी खबर हमें मिली, पुख्ता जानकारी मिली, उसको हमने ख़त्म कर दिया। तो कभी भी हम आपको भी ख़त्म कर सकते हैं, ये इजराइल की तरफ से बात कही गई। लेकिन एक और बड़ी खबर आई इस मसले को लेकर के, वो ये कि ईरान ने हिंदुस्तान को धन्यवाद कहा है कि इस युद्ध के दौरान भारत के लोग, भारत की मीडिया, भारत में पॉलिटिकल पार्टीज और भारत की सरकार ने जिस तरीके से हमारा साथ दिया वो काबिल तारीफ है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू मैसेज आया है, और ये थैंक यू मैसेज इसलिए भी है क्योंकि और भी पोर्ट्स के ऊपर वहाँ इजराइल ने हमला किया, 700 ठिकाने उसके तबाह किए, लेकिन हिंदुस्तान जो वहाँ पोर्ट चला रहा है, जहाँ जहाँ इंडियन कंपनियां काम कर रही थी, वहाँ इजराइल ने हमला नहीं किया। जी, खबरों के आखिर में बात पश्चिम बंगाल की। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद कोलकाता में गैंगरेप का एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दक्षिण कोलकाता के कस्बा लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया। कस्बा पुलिस ने गैंगरेप के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में पेश भी कर दिया गया। तीनों में से 2 कॉलेज के छात्र हैं और एक कॉलेज का पूर्व छात्र है। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने गुरुवार को ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस घटना को भयानक करार दिया और हाल ही में आरजीकर अस्पताल की घटना का जिक्र करते हुए मालवीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध जारी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पीड़िता के परिवार के साथ खड़ी है और सभी आरोपियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक बार फिर गैंगरेप का मामला सामने आया, इससे साफ है कि कोलकाता या पूरा बंगाल ही महिलाओं के लिए सेफ नहीं। देखिए, ये कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि बंगाल को मैं जानता हूं, बंगाल में महिलाएं इस तरह से असुरक्षित कभी नहीं रही। क्यों हो रही ये चीजें? ये जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इसमें 2 मुसलमान हैं और एक टीएमसी का वो छात्र नेता है। ये कहना जरूरी है ताकि आप इसके डायनेमिक्स को समझ सके। आरजीकर में भी रेप करने वाला कौन था? तो जो कोलकाता पुलिस के मोटरसाइकिल लेकर के चल रहा था, वो सिविल डिफेंस है जो वहां पे होता तमाशा, उसमें आप वहां सत्ता के साथ हो, टीएमसी के साथ हो, आपको लगता है कि आप कुछ भी कर जाओगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। दिस इज द मेन रीजन, दिस इज द मेन रीजन। और आप लड़की को खींच के ले जा रहे हो, उसका वीडियो बना रहे हो, उसको धमकियां दे रहे हो। उस बिटिया को सैल्यूट है जो सामने आकर के उसने सारा जो है खुलासा किया। यह होता रहेगा। ममता बनर्जी ने पिछली बार ये आरजी करके जो मुख्य आरोपी, क्या कोई रॉय नाम था, उसको बचाने की कोशिश की गई। यह साफ साफ दिखा। आपने उस प्रिंसिपल को भी बचाने की कोशिश की, उसको तो बकायदा आरजीकर से बड़े हॉस्पिटल का उसको इंचार्ज बना करके भेज दिया आपने। जब अपराधियों को यह डर नहीं होता कि सरकार हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, तब अपराध होते हैं। यूपी में करके दिखाओ भाई, यूपी तो इन सब चीजों के लिए ज्यादा बदनाम था। लोग रात में यूपी में हाईवेज के ऊपर भी नहीं जाते थे, परिवार को लोग खींच लिया करते थे। अभी होता है? नहीं होता है। क्यों? कोर्ट कचहरी बाद में होगा, खदर खदर के इनकाउंटर कर दिया जाता है। दिस इज हाउ यू रन लॉ एंड ऑर्डर इन ए डिस्टर्ब्ड एरिया। जहां उत्पाती हो जाते हैं क्रिमिनल्स,
वहां यही भाषा उसी का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन कलकत्ता में एक पॉलिटिकल, इसको कह सकते हैं कि वो पॉलिटिक्स इस तरीके की हो गई है कि बलात्कारियों को बचाने के काम में पुलिस और सरकार लग जाती है। और इसीलिए ये जो मसला हुआ है, इसके ऊपर राजनीतिक दलों को खुल के सामने आना चाहिए। कहां है राहुल गांधी, कहां है वामपंथी, कहां है प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी? इन लोगों को जाना नहीं चाहिए? इस तरह की घटना यूपी में हो या किसी बीजेपी रूल्ड स्टेट पे, ये सारे गिद्ध जो है वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में आरजी कर के जैसा इतना बड़ा घटना हुआ, ये दूसरी घटना है। हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियां वो आंखों पे चश्मा पहन करके अपना चेहरा किसी और तरफ मोड़ लेती है। बिल्कुल, और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।